हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन गुलाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी, और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए लेक्चर में, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सीएमए फाउंडेशन के पेपर नंबर 1 के बिजनेस लॉ के इंट्रोडक्शन का चैप्टर नंबर 2, जो कि बात करता है लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन इंडिया के बारे में। इसके पहले ऑलरेडी अपन ने फर्स्ट चैप्टर डन कर लिया है, जो बात करता है सोर्सेज ऑफ लॉ के बारे में। तो अगर आपने नहीं देखा तो 3 पार्ट में आपको वो चैप्टर मिल जाएगा। हमारे चैनल में जाओ, प्लेलिस्ट सेक्शन में अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे यही वीडियो आपको मिलने वाली है। ठीक है, आज अपन करने वाले चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन इंडिया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। पहले अपन डिस्कस करेंगे कि भैया लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन इंडिया मतलब क्या होता है। कुछ लोग इसको लेजिस्लेटिव बोलते हैं, कई लोग लेगिस्लेटिव बोलते हैं। तो भैया जिसको जैसे बोलना है बोलो, स्पेलिंग आनी चाहिए आपको, मीनिंग क्या है वो क्लियर होना चाहिए, मतलब काम करते आना चाहिए, काम बन जाना चाहिए। अब आप उसको कैसे भी उसको प्रोनाउंस करो, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन इंडिया, तो प्रोसेस मतलब क्या होता है। प्रोसेस मतलब कोई भी ऐसा काम जो सीरीज ऑफ स्टेप में होने वाला है। पहले स्टेप 1 होगा, फिर स्टेप 2 होगा, फिर स्टेप 3 होगा, फिर अपना जो काम है वो हो जाएगा। तो प्रोसेस मतलब सिंपल ही होता है। इन इंडिया मतलब इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया में कुछ प्रोसेस, क्या चीज का प्रोसेस, लेजिस्लेटिव का प्रोसेस। अब लेजिस्लेटिव मतलब क्या, सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है, पर मीनिंग बहुत ही कम लोगों को पता होता है। तो इसके लिए मैं आपको सिमिलर टर्म देना चाहूंगा। लेजिस्लेटिव से सिमिलर टर्म होता है, या मीनिंग ही कह लो, इसका होता है लॉ मेकिंग। ठीक है, आपके पास नोट्स होंगे, अरे यार ये क्या हो गया, यहीं पे गलती। हाँ, नोट्स होंगे आपके पास, तो वहां पे आपको लिखना है लेजिस्लेटिव को अंडरलाइन करके लॉ मेकिंग पूरा लिख लेना। अभी मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव का मीनिंग क्या होता है, लॉ मेकिंग। तो अब समझ में आ रहा है, लॉ मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया। चैप्टर नंबर 1 में अपन ने पढ़ा था कि लॉ क्या होता है और क्यों बनाया जाता है। चैप्टर 2 में हम एक स्टेप आगे जाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि लॉ कैसे बनाया जाता है, किसको पावर है लॉ बनाने की का, और पूरा प्रोसेस क्या है। क्लियर हो गया। चैप्टर 1 में अपन ने क्या देखा, लॉ कैसे बनाया जाता है, लॉ क्यों बनाया जाता है, ठीक है, और लॉ होता क्या है, पुराने जमाने में लॉ की क्या हिस्ट्री वगैरह थी, सारी चीजें। अब अपन देखेंगे कि लॉ कैसे बनाया जाता है, उसका पूरा प्रोसेस क्या है। तो इस चैप्टर में आपके टोटल 3 टॉपिक है, जिसमें से 2 आज अपन कवर करेंगे, और एक जो है इंट्रोडक्शन ऑफ बिल का, वो अपन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में कवर। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। तो अब आ जाते हैं अपन इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन, द स्टैट्यूट्स इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड और स्टेट लेजिस्लेचर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ लॉ इन प्रेजेंट डे। देयरफॉर इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर टू लेजिस्लेट द स्ट्रक्चर ऑफ लेजिस्लेचर इन द इंडियन डेमोक्रेसी। क्या बोल रहा है, आज के टाइम में, प्रेजेंट डे में जो भी स्टैट्यूट हमारी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर इनेक्ट कर देती है, वो हमारा क्या बन जाता है, एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ। सोर्स ऑफ लॉ क्या होते हैं, कितने सारे क्या होते हैं, सब अपन ने चैप्टर 1 में डिस्कस कर लिया। नहीं देखे हो तो देख के ही आगे बढ़ना, ठीक है। तो प्रेजेंट डे में क्या है, जो भी स्टैट्यूट इनेक्ट होते हैं वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है। इसीलिए हमारा ये समझना जरूरी हो जाता है कि इसका प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई है। क्लियर? हाँ जी सर। अब द लेजिस्लेटिव प्रोसेस यानी द लॉ मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया डिराइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 की क्या प्रोसेस होने वाला है, किसको पावर दी गई है, ये सब कहां लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, भारत के संविधान में लिखा है। तो द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी इज दैट ऑफ फेडरल। ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स का स्ट्रक्चर क्या है, फेडरल है। फेडरल यानी 2 टियर सिस्टम है, दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे हमको पता है सेंट्रल में अलग गवर्नमेंट होती है, हर स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट होती है। जैसे सेंट्रल की बात करें तो सेंट्रल में कौन है, बीजेपी की गवर्नमेंट है। वैसे बीजेपी नहीं, एक बीजेपी एक मेजोरिटी पावर वाली चीज है, ठीक है। तो समझ लो इसी के लिए, मैं एनडीए यूपीए में जाऊंगा तो फिर कंफ्यूजन हो सकता है। तो जैसे सेंट्रल में किसकी गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है। पर अगर हम स्टेट में है, जैसे राजस्थान में किसकी गवर्नमेंट है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है। छत्तीसगढ़ में किसकी गवर्नमेंट है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, ठीक है। बट सेंटर में किसकी गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो हमारे इंडिया का जो पॉलिटी स्ट्रक्चर है वो कैसा है, 2 टियर है, ठीक है। यानी सेंट्रल में अलग पार्टी रूल कर सकती है, किसी स्टेट में अलग पार्टी रूल कर सकती है, दोनों एट द सेम टाइम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एमपी में आप देखो तो एमपी में बीजेपी है, सेंट्रल में भी बीजेपी है, ठीक है। इसलिए इसको बीजेपी की सरकार क्या बोलती है, डबल इंजन वाली सरकार। यूपी में भी देखो बीजेपी है, सेंट्रल में भी बीजेपी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना 2 टियर स्ट्रक्चर, यानी स्टेट की गवर्नमेंट अलग रहेगी जो स्टेट को देखेगी, सेंटर की गवर्नमेंट अलग रहेगी जो पूरे इंडिया एज अ होल को देखेगी, जिसमें सारी स्टेट कवर हो गई, कंट्री की कैपिटल कवर हो गई, यूनियन टेरिटरीज वाली सारी चीजें कवर हो गई। क्लियर हो गया। तो 2 टियर सिस्टम है, जिसको क्या बोला जाता है, फेडरल इन नेचर। फिर एस.आर. बोमानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट इंडिया जजमेंट, ये लिखा हुआ है। हाउएवर इंडिया इज अ फेडरेशन विद अ यूनिटरी बायस। हालांकि ये जो हमारा फेडरेशन जो है, हमारा जो ये सिस्टम है, थोड़ा सा बायस है। किसके प्रति थोड़ा सा बायस है, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति थोड़ा सा बायस है, ठीक है। एंड इज रिफर्ड एज क्वासी फेडरल स्टेट, और क्या बोला जाता है इसको, क्वासी फेडरल स्टेट। क्यों बायस है, कैसे बायस है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ी सी ज्यादा पावर है, थोड़ा सा एक अपर हैंड है एज कंपैरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। यानी क्या, पार्लियामेंट के पास थोड़ी ज्यादा पावर है एज कंपैरिजन टू स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी पावर है, पर ज्यादा पावर देखें तो किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। इसलिए क्या, थोड़ा सा हल्का बायस है, यूनिटरी बायस, और इसको क्या बोला जाता है, क्वासी फेडरल स्टेट, बिकॉज ऑफ इट स्ट्रॉन्ग सेंट्रल मशीनरी। सेंटर क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। द इंडियन लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज मेजर
टू मेजर लॉ मेकिंग बॉडी, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। अब हमारे इंडिया में क्या है, दो मेजर लॉ मेकिंग बॉडी है, लॉ बनाने वाली बॉडी, ठीक है, इंप्लीमेंट करने वाली उसको इंटरप्रीट करने वाली बॉडी अलग होती है। अपन अभी बात करेंगे लॉ बनता कैसे है, उसको बनाता कौन है। तो दो लॉ मेकिंग बॉडी है, क्या, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और दूसरा है स्टेट लेजिस्लेचर। क्लियर हो गया। अब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है, यही दो क्यों लॉ बनाते हैं, इनको कहां से परमिशन मिली है लॉ बनाने की, सारी चीज अपन देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो आर्टिकल 79 of the Indian Constitution states that the Parliament for the Union यानी सबके लिए, एक सेंट्रल के लिए, which shall consist of a president and two houses to be known as respectively the Council of State राज्य सभा and the House of People लोक सभा। ठीक है, पार्लियामेंट मतलब क्या, एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। पार्लियामेंट इंक्लूड्स प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। पार्लियामेंट इंक्लूड्स प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। कंफ्यूजिंग ऑप्शन क्या मिलेगा, पार्लियामेंट इंक्लूड्स प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, राज्यसभा, या बन सकता है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, राज्यसभा। देखो एमसीक्यू क्वेश्चन बन गया। अपन टिक किस में मारेंगे, पार्लियामेंट इंक्लूड्स होता है, पार्लियामेंट मतलब क्या, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, पार्लियामेंट मतलब प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 79। ठीक है, आर्टिकल 79 में बताया गया कि पार्लियामेंट मतलब क्या, ठीक है। ये था दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा चौथा क्वेश्चन भी बन सकता है कि भैया काउंसिल ऑफ स्टेट्स को क्या बोलते हैं, तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स को बोला जाता है राज्यसभा। चौथा क्वेश्चन, हाउस ऑफ पीपल को क्या बोला जाता है, लोकसभा। ठीक है, इसी का वाइस वर्सा भी बन सकता है, लोकसभा इज ऑल्सो नोन एज, या लोकसभा इज ऑल्सो कॉल्ड, तो हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, मतलब इनका नाम वही है, काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल, बट प्यार से हम क्या बोलते हैं, जो फेमस नाम क्या है ज्यादा, राज्यसभा, लोकसभा। क्लियर हो गई बात। तो पार्लियामेंट मतलब क्या, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। कहा दिया है, आर्टिकल 79 में। क्लियर हो गई बात, हाँ जी सर। वहीं नीचे आएंगे तो आर्टिकल 168 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इलस्ट्रेट दैट फॉर एवरी स्टेट देयर शैल बी अ लेजिस्लेचर व्हिच शैल कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर and one house legislative assembly. In some states there are two house, article 168(2) of the constitution of India, where there are two houses of the state legislature of the state legislative council and legislative assembly. वहीं अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा और पीछे आए तो आर्टिकल 168 में लिखा हुआ है कि स्टेट लेजिस्लेचर मतलब क्या, तो स्टेट लेजिस्लेचर मतलब गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या, गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली। बट कुछ कुछ स्टेट में दो हाउसेज होते हैं। ठीक है, स्टेट के अंदर दो हाउसेज, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है, जिसमें से एक क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरा है लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेंटर में क्या, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। स्टेट में क्या, गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, वहां लोकसभा, राज्यसभा, यहाँ विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा, विधान परिषद। अब आप लोगों के लिए एक टास्क है, विधानसभा किसको बोला जाता है, विधान परिषद किसको बोला जाता है। अभी मैंने बताया नहीं कि भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल को ये बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली को ये बोलते हैं। अब आपका काम है कि कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है कि विधानसभा मतलब क्या, लेजिस्लेटिव काउंसिल या लेजिस्लेटिव असेंबली। वैसे ही विधान परिषद मतलब क्या, क्या वो काउंसिल है या वो असेंबली है। तो जिसका भी आंसर सही होगा हमारी तरफ से हार्ट उसको मिलने वाला है। क्लियर है, तो ये काम मैंने आपको अभी दे दिया है। आगे क्लियर हो गया। स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में कौन से आर्टिकल में, भैया 168 में। 168 में क्या बोला है कि गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली रहेंगे, बट उसके बाद 168(2) में बोला गया कि किसी किसी स्टेट में दो भी हो सकते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर भी। ठीक है, द लेजिस्लेटिव बॉडी इन इंडिया दैट इज द सेंट्रल लेवल, द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेवल लेजिस्लेटिव असेंबली डिराइव इट्स पावर टू फ्रेम लॉज फ्रॉम आर्टिकल 245 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने क्या बोल रहा था यहाँ पे स्टार्टिंग में कि आज अपन देखेंगे कि लॉ कैसे बनता है, मतलब इस चैप्टर में देखेंगे कि लॉ कैसे बनता है, कौन बनाता है और इनको पावर कहां से मिली है लॉ बनाने की। तो अपन ने देखा सेंटर में कौन बैठे हैं यहाँ पे, पार्लियामेंट। स्टेट में कौन है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। पार्लियामेंट मतलब क्या, स्टेट लेजिस्लेटिव मतलब क्या, समझ गए। अब इनको पावर कहां से मिली है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल 245 जो इनको पावर देता है कि आप लॉ बना सकते हो। ठीक है, अब और डिटेल में जाते हैं कि भैया आर्टिकल 245 एग्जैक्ट में है क्या। साथ साथ में आर्टिकल याद करते जाओ, याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, करना है अपने को। ठीक है, पावर टू लेजिस्लेट। ठीक है, पार्ट 9 इंपॉर्टेंट, पार्ट 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 245 स्टेट्स, पढ़ते जाओ। Subject to provision of the constitution, parliament may make law for whole of the country or any part of the territory of India, and the legislature of state may make law for whole or any part of the state. पहला पॉइंट क्या है कि भैया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पूरे कंट्री के लिए या कंट्री के कुछ एक पार्ट के लिए लॉ बना सकती है। स्टेट लेजिस्लेचर क्या करेगी, अपने स्टेट में, अपने ही स्टेट में, जैसे छत्तीसगढ़ में कोई लॉ बन रहा है तो छत्तीसगढ़ में ही एप्लीकेबल होगा या छत्तीसगढ़ के किसी एक पार्ट में एप्लीकेबल होगा। पर अगर सेंट्रल लेवल से कोई लॉ बन रहा है तो पूरी कंट्री में एप्लीकेबल होगा। पर अगर उस लॉ में ऐसा कुछ है कि एक पर्टिकुलर एरिया में एप्लीकेबल होगा तो पर्टिकुलर एरिया में बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे कि सेंट्रल से कोई लॉ पास हुआ कि मुंबई में 2 दिन तक लॉकडाउन है, तो महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकती कि हम नहीं मानेंगे। क्लियर हो गया, मानना पड़ेगा, सेंट्रल से पास हो गया है। ठीक है, अब जैसे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट बोलती है कि भाई मुंबई में 2 दिन का लॉकडाउन है, तो क्या पुणे में भी लगेगा, क्या नहीं, जब तक नहीं बोलेगी नहीं लगेगा। क्लियर हो गया। अब महाराष्ट्र में मुंबई में तो लॉकडाउन है, क्या एमपी में भोपाल में लॉकडाउन लगेगा, क्या नहीं।
क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि एमपी अलग स्टेट है, महाराष्ट्र अलग स्टेट है। एमपी में एमपी के कानून चलते हैं, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के कानून चलते हैं। ऐसे कोई नहीं कि बहुत अलग अलग है, बट कुछ स्टेट स्पेसिफिक। जैसे गुजरात में सबको पता है लिकर बैन है, बट क्या महाराष्ट्र में बैन है? नहीं। गोवा में बैन है? नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग कानून स्टेट अपने हिसाब से ला सकती है, जो उन स्टेट में या उस स्टेट के एक पर्टिकुलर एरिया में अप्लाई होगा। ये पावर कहां से मिली? आर्टिकल 245 से। आगे पढ़ेंगे अब। The power to make law can further be found in Article 246 of the Indian Constitution, which is to be read along the 7th schedule of Indian Constitution. The Parliament has exclusive power to make law with respect to any matter mentioned in List 1, 7th schedule, Union List. अब अच्छा, इसको मैं जल्दी से शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, पूरा बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक शेड्यूल है, 7th शेड्यूल। उस 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट डिफाइन है। अब पता नहीं मैंने शायद चैप्टर 1 में भी डिस्कस की होगी कि नहीं, फिर से बता देता हूं। 7th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें क्या लिखा है? 3 लिस्ट दी है। पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट है अपनी क्या? स्टेट लिस्ट, और तीसरी लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, 3 लिस्ट हो गई। पहली लिस्ट यूनियन लिस्ट, नाम लाइन से याद करना है। पहली यूनियन, दूसरी स्टेट, तीसरी कॉन्करेंट। ठीक है, अब वो लिस्ट क्या चीज की है? तो उस लिस्ट में लिखे हुए मैटर्स, उस मैटर रिलेटेड लॉ कौन बनाएगा? ठीक है, तो यूनियन लिस्ट में जो भी मैटर लिखे हुए हैं उसके लिए लॉ बनाएगी हमारी पार्लियामेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, एक तरीके से समझ जाओ उसको। ठीक है, स्टेट लिस्ट में जो भी मैटर लिखे हुए गए हैं उसके लिए कौन लॉ बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। कॉन्करेंट लिस्ट में फिर कौन बनाएगा? स्टेट और यूनियन, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर उस केस में लॉ बना सकते हैं उस मैटर में। क्लियर हो गया? 3 लिस्ट, पहली यूनियन, उसमें कौन लॉ बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरी स्टेट लिस्ट कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट कौन बनाएगा? सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर बनाएंगे। कहां दिया है भैया ये लिस्ट? तो ये 3 लिस्ट दी गई है हमारे शेड्यूल 7 में। ठीक है, शेड्यूल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। क्लियर हो गया? ये यहीं पे लिखिए, देखो, लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट। ठीक है, उसमें स्टेट, अपने स्टेट गवर्नमेंट जो भी है, फॉर सच स्टेट और एनी पार्ट देयर ऑफ, ठीक है, उसके लिए वो क्या बना सकती है? लॉ बना सकती है। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है कि दोनों मिलकर साथ में थर्ड लिस्ट के अंदर जो भी मैटर दिए गए हैं उससे रिलेटेड लॉ बना सकती है। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। अब देखो, जो यूनियन लिस्ट, जो यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी उसमें कोई डिस्प्यूट आएगा क्या? नहीं आएगा। स्टेट गवर्नमेंट कोई बनाएगी उसमें कोई डिस्प्यूट आएगा क्या? नहीं आएगा। बट जब दोनों साथ में मिलकर लॉ बनाएंगे तो कुछ डिस्प्यूट आ सकता है। ठीक है, सेंट्रल बोलेगी ये नहीं मानेंगे, स्टेट बोलेंगे ये नहीं मानेंगे। क्लियर हो गई बात? तो अब यहाँ पे क्या आ गया? डिस्प्यूट आ गया। अब इस डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व करें? तो उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। क्या दिया गया है यहाँ पे? कि however despite differentiation dispute arise on power being misused between two law making body, article 254 of the Indian Constitution illustrates that any inconsistency between law made by the parliament and laws made by the legislature of state with respect to one of the matter listed in the concurrent list, the law made by the parliament shall prevail whether passed before or after law made by the legislature of a स्टेट। क्या बोल रहा है? कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी मैटर दिए गए हैं, अगर उसमें सेंट्रल और स्टेट की लड़ाई होती है तो सुनी किसकी जाएगी? पार्लियामेंट की सुनी जाएगी। अगर उस मैटर पे स्टेट ने अलग से पहले से ही कानून बना के रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर पार्लियामेंट उसमें बाद में कानून बनाता है तो भी पार्लियामेंट की सुनी जाएगी। क्या लिखा है यहाँ पे? कोई भी डिस्प्यूट हुआ, ठीक है, किसके किसके बीच में हुआ? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में डिस्प्यूट हुआ, किस रिलेटेड? कॉन्करेंट लिस्ट रिलेटेड। तो लॉ जो भी पार्लियामेंट बनाएगी वो प्रिवेल होगा, चाहे वो लॉ पहले बना हो बाद में बना हो। ठीक है, मानी किसकी जाएगी? पार्लियामेंट की मानी जाएगी। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। तो जो थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था कि हमारा जो फेडरल सिस्टम है जहां पे स्टेट और सेंट्रल दोनों है, उसमें सेंट्रल को थोड़ा अपर हैंड है। समझ में आ गया कहां अपर हैंड है? ऐसे ही तो नहीं बोल रहा था हवा में। प्रूफ हो गया यहाँ पे कि अगर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो भैया ऊपर कौन बैठेगा? पार्लियामेंट। क्लियर बात है? हाँ जी सर। पर ये जो आर्टिकल अपन ने देखा 254, इसका एक छोटा सा एक्सेप्शन निकल के आ सकता है, जो दिया है आर्टिकल 255 में। जो दिया कहा है? आर्टिकल 255 में। क्या लिखा है यहाँ पे? वेयर अ लॉ मेड बाय अ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट विद रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द मैटर इनॉमरेटेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट कंटेन एनी प्रोविजन ऑब्जेक्शनेबल टू द प्रोविजन ऑफ एन अर्लियर लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट इफ इट हैज been reversed or for the if it has been reserved for the consideration of the president and has received his assent prevail in the state। मतलब क्या है यहाँ पे ये बोल रहा है कि स्टेट, हमने देखा कि चाहे तो अपने हिसाब से लॉ बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है। किस लिस्ट के अंदर? स्टेट लिस्ट के अंदर। बट अगर कॉन्करेंट में कोई लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट के हिसाब से कोई लॉ बनाने चाह रही है तो दोनों बैठ के बनाएंगे। पर स्टेट अगर पहले ही प्रेसिडेंट को इंटीमेट कर दे, इन्फॉर्म कर दे कि हम कुछ ऐसा ऐसा लॉ अपनी मर्जी के हिसाब से बनाना चाह रहे हैं, और प्रेसिडेंट हाँ बोल दे, ठीक है, स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट के हिसाब से कुछ लॉ बनाना जा रही है, कौन बनाएगा? दोनों साथ में बनाएंगे। पर स्टेट अगर पहले ही प्रेसिडेंट से चुपके से परमिशन ले ले और प्रेसिडेंट हाँ बोल दे, और उसके बाद स्टेट ने कोई लॉ बनाया जो बाद में पार्लियामेंट बोले कि भैया हम नहीं मानते, गड़बड़ हो गया, तब उस केस में स्टेट की मानी जाएगी। उस केस में स्टेट की मानी जाएगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट से परमिशन ले ली है, उसके बाद वो लॉ बनाते हैं, और फिर अगर डिस्प्यूट अराइज होता है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में, तो किसकी सुनी जाएगी? स्टेट लेजिस्लेचर की। बट जरा सोचो, इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीकेशन हो पाएगा क्या?
पार्लियामेंट में कौन कौन होते हैं अपन ने पढ़ा, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। परमिशन किसकी लेनी है, प्रेसिडेंट, जो इटसेल्फ पार्लियामेंट का यानी सेंट्रल का पार्ट है, ठीक है। तो क्या सेंट्रल कोई ऐसी परमिशन देगा स्टेट को जहां पे स्टेट थोड़ा पावरफुल हो जाए और सेंट्रल की ना सुनी जाए? हो सकता है कि ऐसा नहीं होगा। और बताना जरूरी है क्या? बिल्कुल बताना जरूरी है। अगर किसी स्टेट ने ऐसा कर दिया कि मान लो कोई लॉ पास कर दिया, प्रेसिडेंट की परमिशन नहीं ली, बाद में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो, तो अपने को पता है आर्टिकल 254 के अंदर पार्लियामेंट ऊपर बैठेगा, पूरा खेला यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो मेजोरिटी पावर किसके पास है? अगेन सेंट्रल के पास है, ठीक है। अब सेंट्रल को पावर क्यों दी गई, क्यों दिमाग लगाया गया, खुद ही देखो। कश्मीर आपको पता है क्या हाल है, कश्मीर को हमने बहुत ज्यादा पावर दे दी सेंट्रल, और पूरा कश्मीर जो है पूरा अलग हो गया। तो वहां पे जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, जो बेनिफिट होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज डाली गई कि कोई भी ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम ना आ जाए जहां पे कोई भी स्टेट इतनी पावरफुल हो जाए कि भैया वो सेंटर को आग दिखा सके। इसलिए सेंटर को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही हमने इतनी सारी पावर दे दी कि कोई भी केस हो सेंटर का अपर हैंड होने वाला है स्टेट के ऊपर। समझ में आया बात? कितना सोचो दिमाग लगाया लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय, ठीक है। तो आज अपन ने 4-5 करीबन आर्टिकल पढ़े। नेक्स्ट टॉपिक आपको दिख रहा है यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, इसको अपन डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। आई होप आपको ये वाला पार्ट है इन डिटेल मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना, हमारे तरफ से आपको रिप्लाई जरूर जरूर से उसका मिल जाएगा, ठीक है। तो विद दिस आज की इस वीडियो को हम यहीं पे करते हैं रैप अप। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद।